आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं तहज़ीब टीवी के इस खास प्रोग्राम में। इन दिनों हम देखते हैं कि मुस्लिम तबका जो है वो ख़ुद थोड़ा सा परेशान जो है वो अपने आप को महसूस करता है। ऐसा लगता है कि मौजूदा जो सिस्टम है, जो सियासी सिस्टम है, जो हुकूमतें हैं, वो उसको अलग अलग वजूहात के चलते अलग अलग बहाने बनाकर परेशान कर रही हैं। अभी इन दिनों नई बात आई है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, साथ ही आसाम के अंदर भी। ख़ासतौर से दो स्टेट की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, वहाँ पर मदरसों के सर्वे की बात सामने आई है। सर्वे के नाम पर जांच होगी, क्या होगा। और आसाम के अंदर हमने देखा कि कई सारे मदरसों पर बुलडोज़र चला दिया गया। कभी जो है वो जिहाद की बात होती है, कभी अलग अलग इश्यूज़ को लेकर के अलग अलग मुद्दों पर उलझाने की कोशिश की जाती है मुसलमानों को। तो वजह क्या है? मुस्लिम तबका अपने आप को क्यों जो है वो अनकम्फर्ट फील कर रहा है इस वक्त मौजूदा हुकूमत में, मौजूदा वक्त में? कहाँ कुछ दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है, गलती किस तरफ से है, गलत फहमियाँ क्यों हैं? इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं ज़फ़र सरेशवाला साहब। आप बेबाकी से अपनी बात को रखने के लिए पहचाने जाते हैं, इस बात की परवाह कभी नहीं करते कि मुस्लिम तबका क्या सोचेगा इनके बोलने के बाद। इस्तकबाल सर, आपका कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस वक्त मुसलमानों के सामने, और अलग अलग वक्त में हुकूमत की तरफ से, सियासी पार्टीज़ की तरफ से उन्हें अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर उलझा करके रखने की कोशिश की जाती है। क्या कुछ जो है इस वक्त जो चल रहा है, ये जो माहौल है, इसके बारे में क्या एनालिसिस है आपका, क्या कुछ कहेंगे? बचपन में एक वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह एक बात हमेशा कहते थे जी, कि हाल के अमर को पहचानना, जो सिचुएशन है अभी, और वो ये है कि जो आपने जो बताया हमने तो पैदा नहीं की है। बिल्कुल। अक्लमंद आदमी वो होता है कि उस सिचुएशन को कैसे निकाले संजीदगी के साथ, और जिसको हम हमेशा से कहते हैं कि भाई देखो, जोश से काम नहीं चलेगा, होश चाहिए। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि गुस्सा आना बहुत ज़रूरी है। गुस्सा, अगर किसी को गुस्सा नहीं आया या कोई चीज़ को होते हुए अगर उसके अंदर के जज्बात में कोई चीज़ नहीं होती है तो मतलब वो आदमी सही नहीं है। लेकिन अक्लमंद वो आदमी है कि गुस्से को कहाँ इस्तेमाल करना और कैसे उसको इस्तेमाल सही करना। जगह पर चैनलाइज करना। बिल्कुल ठीक। तो होगा क्या जो हो रहा है अभी, कि उनको मालूम है कि इनको चंद चीज़ों से इनको उभार दो। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हमने बहुत देखा है। हम तो बड़े हुए गुजरात में, अहमदाबाद के अंदर जो मरकज़ रहा है फसादात का और ये सारी चीज़ों का, तो वो आपको उलझाते रहेंगे रोज़ एक नए इश्यूज़ पर। और मैं देख रहा हूं कि हम आ रहे हैं उनके ट्रैप में। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम आ रहे हैं। तो अक्लमंद आदमी वो है कि अपने गुस्से पर काबू पाए, एक, और गुस्से को कैसे चैनलाइज करना सही तरीके से। हालात आएंगे, वो आते इससे भी रहेंगे। ज्यादा आएंगे, यानी उसके लिए भी तैयारी जो है वो जहनी तौर पर करनी पड़ेगी और तैयार रहना पड़ेगा। ये बताइए, जो मदरसों के सर्वे की बात हुई है, आसाम हुकूमत जो है वो तो 2 कदम और आगे निकल गई, बुलडोज़र ही चलवा दिया कि कुछ मामला उसके सामने आया। मदरसों की सर्वे की बात हो रही है और ऐसा कह रहे हैं कि ये सर्वे नहीं बल्कि जांच ही है एक तरीके से। तो इसको कैसे ले रहे हैं? मतलब कहाँ ज़रूरत आन पड़ी मदरसों के सर्वे की? देखिए, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ जी, कि, और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मेरी फैमिली का और मेरे ख़ानदान का मदारिस से कम 80 साल से ज़्यादा पुराना ताल्लुक़ है। इसलिए कि आप जानते हैं कि हमारे जितने मदरसे हैं हिंदुस्तान में, वो सारे मदरसे ज़कात पे चलते हैं और वही ज़कात के पैसों से वो मदरसे चलते हैं। तो पहले हमारे दादा मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, वो एक लिस्ट था हमारे पास, भाई दादा के ज़माने में या 70-80 साल पहले 100 मदरसे थे। फिर बढ़ते बढ़ते मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी से निकला था तो उस वक्त हमारे चचा संभालते थे। तो वक्त तय था रमज़ान में, आपको पता है कि रमज़ान में पूरे सुफरा, जो सफ़ीर जिनको कहते हैं, जो मदरसे की ज़कात कलेक्ट करते हैं, और वही एक आते थे। यानी हम तो बड़े हुए देखते हुए कि भाई देवबंद के एक सफ़ीर आते थे, मैं बचपन से उन्हीं को देखते हुए बड़ा हुआ, सहारनपुर, नदवा। तो मुझे अंदाज़ा है कि 500 से ज़्यादा या 520 मदरसे थे हमारे उसमें लिस्ट में, हाँ, कि जिनको, और बल्कि यानी वो तस्दीक के लिए मशहूर था हमारा, यानी मेरे चचा की तस्दीकनामा। राइट। क्योंकि हम जाते थे, चेक करते थे, मैं खुद भी गया हूँ बहुत सारे मदरसा है कि नहीं है, भाई वो मदरसा है नहीं है, कितने बच्चे। इसलिए कि भाई ज़कात अगर आप देते हो तो ये वेट उतारना नहीं है, जो भी आया आपने दे दिया।
बिल्कुल भाई सही। देखो कौन है, जो क्या उसका है। हकदार है वहां तक पहुंचे वो। तो बिल्कुल। तस्दीक का काम 25-30 साल पहले मेरा भी जिम्मे था। मैं बंगाल में भी कहीं कोई मदरसा आया तो मैं गया, जाके देख के आया कि भाई, तो तस्दीक हमारे पास जो मदरसों की जो लिस्ट थी वो बिल्कुल बैनी थी कि भाई ये मदरसा कहाँ है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कौन उसके मोहतमिम है, पूरा। और एक और चीज़ थी जो हमने अपने चचा से सीखी थी, वो सबसे पहले गोशवारा जिसको कहते हैं, यानी हम अपनी जुबान में जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं, वो बोलते थे भाई, और बल्कि जान नहीं होता तो बोले नहीं दूंगा मैं, आइंदा साल आप गोशवारा यानी ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए। और हम उसमें दो ही चीज़ें देखते थे, इसलिए कि ज़कात पे चलता है, तो मेरे चचा एक ही देखते थे कि भाई ज़कात कितनी कलेक्ट की आपने और ज़कात की मद में कितना खर्च किया आपने। राइट। अच्छा, ज़कात आपने अगर कलेक्ट की है तो ज़कात की मद क्या है? बच्चों का खाना पीना उनका, बच्चों का रिहाइश, उनका कपड़ा, यानी ज़कात का पैसा जो है मोहतमिम साहब गाड़ी लेने में नहीं खर्च कर सकते, बिल्कुल सही। यहां तक कि बिल्डिंग बनाने में भी नहीं खर्च कर सकते, आप तामीर भी नहीं कर सकते। तो हमारे चचा दो ही बातें पहले देखते थे कि भाई 50 लाख आपने जमा किए ज़कात में, ज़कात की मद में कितना खर्च किया। बिल्कुल सही। उसमें अगर बराबर नहीं होता था तो उनको गिरफ्तार। पर ये जो आप बता रहे हैं, ये इतनी जागरूकता तो मेरा ख्याल के बाकी जगहों पर तो नहीं है। हम लोग तो इससे कि गुजरात ये बहुत कम, मतलब इतना गुजरात में बेदार ये- जो है वो है नहीं कौम की, वो सब जो है बैलेंस शीट चेक करेगी कि इतना खर्च हुआ, किस मद में खर्च हुआ, इतना कहाँ होता है। इसलिए देखिए, इसलिए बहुत जरूरी है, ये आदत डालनी पड़ेगी। ये जकात देने वाले के लिए जरूरी है भाई कि तुम जकात जहां दे रहे हो वो आपकी जकात सही इस्तेमाल हो नहीं रही है, बिल्कुल ठीक। आप किसी को भी दे रहे हो। हाँ, इसमें गलत आते थे, वो छाप के बोलते हैं ना, प्रिंट करके लेके आ जाते थे अपनी रसीद बुक, कभी ये भी नहीं मालूम कि मदरसा है नहीं है, कितने बच्चे हैं नहीं है, तो हम लोग पूरा ये देखते थे, तो उसमें पता चल जाता था कि ये मदरसे में कोई गड़बड़ है या नहीं है। ये जिम्मेदारी अगर हमने ही की होती तो ये आज दिन नहीं देखने ये दिन पड़ते। नहीं देखना पड़ता। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो सर्वे है इसको लेकर के गलत फहमियाँ हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्वे के नाम पर जांच हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चूड़ी टाइट करने का जो है एक तरीका है, एक पैगाम देने का जो है एक तरीका है, मैसेज दिया जा रहा है जो वोटर्स हैं उनको कि देखिए ये जो है हम जब चाहे चूड़ी टाइट कर सकते हैं। आप इस सर्वे को ले कैसे रहे हैं? क्या ये एक जो है इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं ठीक है, होने दीजिए सर्वे, अगर आपने कुछ गलत किया नहीं तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? तो आपको इसको ले कैसे रहे हैं और इसको क्या समझना चाहिए मदरसे वालों को? देखिए, मेरा खुद का मैं कम से कम 1000 से ज़्यादा मदरसों में गया हूँगा, मैं खुद भी। ज़्यादातर जो हमारे मदारिस हैं उनको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं जिस मदरसे में गया हूँ मैं तो पहले चेक करता हूँ खाना कैसा है, बच्चों की रिहाइश कैसी है, यानी उनकी जो हॉस्टल कैसी है, ठीक, उनको किस तरह से रखा जाता है। तो मोर और लेस जो यानी जो टॉप, मैं यूँ कहूँगा कि मेरी निगाह में 1000 मदरसे होंगे जो वाकई जिनका हर चीज़ बहुत सही है, अप टू दी मार्क है, जो अप टू द मार्क है, उनका खाना बहुत अच्छा है। जैसे अगर दारुल देवबंद देख लो भाई, 4,500-5 हज़ार बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है। नदवतुल उलमा है, सहारनपुर है, जी। इधर हमारे अक्कल कुआं में मौलाना गुलाम मस्तानवी का है। हमारे गुजरात के मदारिस तो जी एक नेक्स्ट लेवल पे हैं, यानी गुजरात में जो मदारिस हैं उनका एक लेवल अलग है। तो जो ये इनकी जांच है, तो मैं भी इसी मत का हूँ कि भाई ठीक, आओ देखो। हाँ। बल्कि मुझे याद है किसी ज़माने में कई साल पहले लोगों ने मदरसे के बारे में, एक वीएचपी के बड़े लीडर हुआ करते थे बजरंग दल के, यूपी के, उन्होंने कहा था, तो दारुल देवबंद वालों ने कहा भाई एक काम कीजिए, दरवाजे आप खुले, आ आइए, जाइए। नहीं आप हमको बताइए भी मत, आप रहिए 3 दिन, खुद देखिए सब कुछ और चेक करके चले जाइए। तो मैं नहीं समझता कि अगर इनको जो जांच करनी है, आओ देखो और खुद तय करके जाओ। तो मैं समझता हूं कि मैं तो इसको इस तरह से लेता हूं कि हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है ये सियासत नहीं है, ये मतलब एक रूटीन काम है, ये हो रहा है? अगर सियासत भी है, अगर जी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आ जाओ भाई। लेकिन आसाम के अंदर कुछ इल्ज़ामात लगा करके पूरे मदरसे को गिरा देना, बुलडोज़र चलवा देना, और बल्कि वहाँ तो एक ये भी हुआ है कि ना पुलिस थी ना इंतज़ामिया था, आम लोगों ने ही एक मदरसे पर जो है वो ये कह करके हमला कर दिया कि ये तो फला तंजीम के साथ जुड़े हुए हैं, एंटी नेशनल जो है एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं, हुकूमत भी ऐसा कह रही है, तो पहले जाँच कर लीजिए, पुलिस से जाँच करा लीजिए, जुडिशल इंक्वायरी बिठा दीजिए, कोर्ट में मामला ले जाइए। ना कोर्ट है, ना जाँच है, ना पुलिस इंक्वायरी है, और फैसला सुना देते हैं, बुलडोज़र चला देते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं?
भाई मैं तो वहाँ के जो सियासतदान हैं मुसलमान जो बड़ी अलमबरदारी करते हैं मुसलमानों की, वो कहाँ है ना? एक मुस्लिम पार्टी भी है जी। तो वो खामोश क्यों है? वो तो कुछ बोल नहीं रहे। नहीं बोला है उन्होंने, लेकिन कुछ असर नहीं है सर, असर नहीं है। नहीं। हाँ। मेरा और आपका बोलना हो सकता है जी। लेकिन जो सियासत में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में है, जो वहाँ की असेंबली में है, तो उनके बोलने से हो जाएगा? तो देखिए मैं इसमें एक और बात कहना चाहता हूँ। गुजरात की मैं आपको बात करूं जी कि देखिए, और ये यूपी में भी करनी पड़ेगी अब। जैसे अभी भाई योगी साहब की गवर्नमेंट है, अब वो आ गए 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर हैं, तो अगर मुसलमानों का मसला है, अगर भाई योगी साहब हैं अगर अभी, बिल्कुल, तो वो सबके चीफ मिनिस्टर हैं, सबके 22 करोड़ के। राइट। तो जो मुसलमान 3 करोड़ या जो भी होंगे 3.5 करोड़ उनके भी हैं वो, तो अपना मसला रखें। मैं आपको बताऊं कि गुजरात में जब मोदी साहब थे जी, तो मैं कम से कम 3 मरतबा मुझे याद है कि मैं मदरसों के डेलीगेशन को लेकर गया मोदी साहब के पास। और मुझे एक वक्त का तो बहुत अच्छा याद है, 2011 में गालिबन, हाँ हम लोग उसमें, मैं 8 या 10 जो नुमाया मदरसे हैं गुजरात में, तड़केश्वर, फिर हमारा जो बहुत ही कदीमी मदरसा है गुजरात में, डाभेल, जो ऑलमोस्ट देवबंद के 20-25 साल में ही बना है, डाभेल का मदरसा है, कंथारिया, वहाँ के मोहतमिम शेखुल हदीस में खुद लेके गया था। तो मोदी साहब ने सबसे पहले ये पूछा कि भाई सब बात छोड़ो, मुझे ये बताओ यार तुम पढ़ाते क्या हो ये 9 साल में तुम क्या पढ़ाते हो? तो एक मुफ्ती साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि पहले साल ये पढ़ाते हैं, दूसरे साल ये पढ़ाते हैं, तीसरे साल ये पढ़ाते हैं। तो मोदी साहब कहते हैं यार, मदरसे में खुद गए थे? नहीं, मदरसे के लोग आए थे, बुलाया था। राइट। देखिए मेरा उसूल क्या है कि भाई हुकूमत जिसकी भी हो, हाँ बातचीत तो करो भाई, बात तो रखो, वोट किसको देते हो नहीं देते छोड़ दो। हाँ। ये मोदी साहब कहते थे मुझे सबसे पहले 2003 में जब मैं मिला था उनको, तो उन्होंने कहा यार देखो ठीक है, वोट मत दो यार मेरे को, हाँ लेकिन मिलो तो सही, चीफ बात तो मिनिस्टर बताओ। तो मैं तुम्हारा भी हूं भाई, बिल्कुल। अपना काम तो कराओ। सही। तो उस सिलसिले में मैं, और ये मेरा एक उसूल था कि मैं लेके जाता था मुसलमानों को, तो एक मरतबा खालिस मदारिस के उनको मैं लेकर गया। तो मोदी साहब ने पूछा कि यार मुझे ये बताओ कि आप पढ़ाते क्या हो? तो उन्होंने पूरा बताया कि दौरे तक हम क्या पढ़ाते। तो उस पर मोदी साहब ने इन्वर्टेड कॉमर्स में कहा कि यार अच्छा यार जफर, मतलब हाँ पढ़ाते मतलब, और बोले ये बात अलग है कि भाई मैंने संस्कृत पढ़ा है और तुमने फिजिक्स पढ़ा है, तो संस्कृत पढ़ने वाले को आप इलिटरेट नहीं कह सकते। बिल्कुल सही। तो बोले मतलब तालीम तो हासिल की है ना, तालीम हासिल किसी भी जबान में की हो या किसी भी जो है वो शोबे की हो। फिर मैंने पकड़ लिया वहां, मैंने कहा सर, तो बोले मसला क्या है? तो कुछ मदरसे वालों ने बोला कि भाई हमारी डिग्री को जो है आप BA, तो मैंने कहा यार वो नहीं, मैंने कहा मैं आपको एक बात, मैंने कहा सर, बोले क्या? मैंने कहा सर ऐसा कुछ कर दो कि ये मदरसे के जो बच्चे हैं, क्योंकि बेचारे 8 साल 9 साल पढ़ते हैं, उसके बाद क्या भाई जो मदरसे से बच्चे निकलते हैं, कितने बच्चे मस्जिद में जाएंगे, इमाम बनेंगे, कितने बच्चे मुअज्जिन बनेंगे? तो बोले क्या चाहिए? मैंने कहा सर ऐसा कुछ करो कि सीमलेस ट्रांजिशन हो जाए इनका। राइट। तो उस वक्त कहा कि अच्छा क्या मसला है? मैंने कहा कि, तो एक मदरसे के लोग थे हमारे यहाँ गुजरात में, ये पहले से, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि गुजरात में मैथ्स, इंग्लिश और साइंस अक्सर मदरसे वाले पढ़ाते हैं। तो मेरा ये रोना था कि देखो पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि वो इम्तिहान क्लियर नहीं करते, यानी 10वीं या 12वीं। अब मसला ये आता था कि 10वीं कैसे देवें, क्योंकि जो बच्चा मदरसे में आया 5 साल की उम्र में, वो कभी स्कूल नहीं गया, तो 8वीं कम से कम हो। उस जमाने में जो कानून था कि 8वीं आपने की हो तो डायरेक्ट SSC दे सकते हो। तो हमने कहा सर अगर आप इनको इजाजत दे दें SSC देने की, बोले तैयार हो। मुझे याद है 2011 में, तो एक मदरसा है गढ़ा, एक जगह है हिम्मतनगर के पास, वहां के 13 बच्चे तैयार थे जो कभी स्कूल में नहीं गए थे। बोले मैं इनको इजाजत देता हूं। मोदी साहब ने इजाजत दी कि ये डायरेक्ट SSC दें एज ए चीफ मिनिस्टर। और मैं आपको बताऊं कि वो 13 बच्चों ने इम्तिहान दिए उसी साल 2012 की मार्च में जी। सब 65% के मार्क्स लाए। वो 13 बच्चे, उसमें 2 जो हैं मौलाना भी हैं, इंजीनियर भी हैं, मौलाना भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, मौलाना भी हैं, इकोनॉमिक्स भी किया है, मौलाना के साथ BCom किया, कुछ ने मौलाना के साथ B.Pharm किया। तो ऐसा नहीं है, मिलो। और वही सिलसिला मैंने जब मोदी साहब चले गए और उसके बाद आनंदीबेन आई, तो आनंदीबेन के टाइम पे भी मैं ये सारे उलमाओं को लेके गया था। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ये कहना है कि भाई अपना मसला रखो सामने। ये जो कुछ सूबों के अंदर बुलडोजर पॉलिटिक्स चल पड़ती है, एक सूबा करता है, एक सूबे के वजीर आला करते हैं, तो पता चला दूसरा सूबा या दूसरे सूबे के वजीर आला भी उसी राह पर निकल पड़ते हैं। इसको कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता कि गलत तो है ना ये, मतलब जो है भाई बिना कोर्ट के फैसले के ही है। हाँ।
देखिए वो तो है, लेकिन जो मेरा फिर वही मैं आता हूँ उस पर कि भाई यूपी, जैसे जब ये योगी साहब दोबारा अभी जब जीत के आए, तो मैंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में, जिस दिन उनका इलेक्शन में वो जीत के आए, मैंने कहा था जी। मुझे वो इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप यूपी के मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैंने कहा मैं यूपी के मुसलमानों को हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि अब वो आ गए, उनकी हुकूमत है, अब एक कोई सिविल ग्रुप बनाओ, यानी सियासी लोगों का नहीं, जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं भाई, दानिश्वर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, जिनका पॉलिटिकल एजेंडा ना हो, वो जाओ और यार रखो अपना मसला और एक सिलसिला बनाओ, जो हमने गुजरात में 11 साल तक किया बराबर। इसे गुजरात में ये मसला नहीं है। लेकिन सर ये बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई आपने कुछ बोल दिया, सपोज जो है वो ये एक मशवरा दे दिया कि आप मिलो, या आपने कह दिया कि फला पार्टी के साथ जो है बातचीत करो, उसके ओहदेदारों के साथ या जो उसके लीडर्स हैं उनके साथ, या फिर कुछ ग्रुप आ गए, मतलब कुछ लोग आ गए, कुछ ग्रुप्स आ गए अलग अलग, तो वो कौम जो है इल्ज़ाम लगाती है कि ये तो आरएसएस से मिले हुए हैं, ये तो बीजेपी से मिले हुए हैं, ये तो मोदी के आदमी है, ये तो योगी के आदमी है, तो उससे फिर कैसे बचा जाएगा? ये बड़ा खौफ रहता है, और ये प्रॉब्लम है कम्युनिटी की, वो इल्ज़ाम लगाने में वो सबसे आगे रहती है। फिर तो देखिए ना, मुझ पर कौन सा इल्काब नहीं लगाया, मीर जाफर से लेके मीर तकी मीर और पता नहीं भी क्या हुआ, क्या क्या, मतलब तो ठीक है, वो तो मैं देख रहा हूँ, मुझे तो 2003 से लोग क्या क्या बोलते हैं, उससे घबराना नहीं है, उससे कोई घबराना नहीं है। देखो लोग तो बोलेंगे आपको। हमेशा मुझे एक बुजुर्ग, जब मैंने शिकायत की कि ये लोग मुझे इस तरह से बोलते हैं, बोले कि आप फिक्र मत करो, आप अपना काम करो। बोले लोग तो, वो तो बोले जो आदमी काम करता है ना वही गलती भी करता है, तो ये कौन सी अक्लमंदी है कि यार कुछ करो ही मत, गलती तो होगी, तो जो आदमी करेगा उसी को लोग बोलेंगे, बोलने दो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हर स्टेट में मुसलमानों का एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो वहां की हुकूमत के साथ अपनी बातचीत करता हो, अपना मसला रखो। ठीक है, देखिए ये भी आखिर को आए हुकूमत करने, सच बात है, बात तो करो उनसे। बिल्कुल सही। तो मेरा बस यही है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो एक मसला है, ये आप भी ऑब्ज़र्व करते होंगे कि जो मौजूदा सिस्टम है, ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं उसके ऊपर, पॉलिटिकल सिस्टम भी और जो हुकूमत चला रहा है वो भी, कि वो मुसलमानों को किसी ना किसी मसले में उलझा करके रखते हैं। कभी हिजाब आ जाएगा, कभी जिहाद आ जाएगा, कभी लव जिहाद आ जाएगा, कभी मस्जिद आ जाएगी। अभी ज्ञानवापी का जो है मसला चल पड़ा है, और अब मदरसे आ गए हैं, तो कोई ना कोई इशू वो सामने लाया जाता है, और फिर वो मुस्लिम तबका जो है वो कहते हैं कि वो उसका शिकार हो जाता है उस साजिश का। ये मतलब बचने के तरीके क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए हमने गुजरात में 2002, हम गुजरात को बिफोर 2002 और आफ्टर 2002 कहते हैं। 2002 में आपको ताज्जुब होगा, गुजरात जैसा एक फॉरवर्ड स्टेट है ना, हमेशा जहाँ कारोबारी लोग हैं और सब कुछ, मुसलमानों की, मैं अहमदाबाद शहर की बात करूँ आपको, अहमदाबाद शहर में सिर्फ 2 मुस्लिम रन स्कूलें थी 2002 तक, और एक हॉस्पिटल, वो भी अल अमीन में, वो डॉक्टर मुमताज़ खान, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उन्होंने 1985 में शुरू की थी। बाकी ना मुसलमानों की कोई हॉस्पिटल थी और ना मुसलमानों की, और कुछ एक एफडी वाले आए थे 90s में, ऐसी 3 एक स्कूलें होंगी, कॉलेज तो एक भी नहीं थी। 2002 के फसाद के बाद मुसलमानों ने तय किया कि भाई सियासत जो है उसमें हम खाली आंख खुली रखें, कान खुले रखें, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, हम अपनी प्रायोरिटी को बदल दें। और मुसलमानों ने तय किया कि सबसे आसान क्या है जो हम खुद कर सकते हैं, कि भाई हम अपने आप को तालीम में झोंक दें और प्राइमरी एजुकेशन शुरू करें। और उसमें सबसे पहला जो काम किया, मौलाना गुलाम वस्तानवी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके मातहत में गुजरात सार्वजनिक है जो अभी अफजल मेमन वगैरह चलाते हैं, उन्होंने पहले एक स्कूल कायम की शमा के नाम से, और एक हॉस्पिटल शुरू किया उन्होंने। उसके बाद आज ये शमा वाले 7 स्कूलें चलाते हैं, 2 स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाते हैं, एक डायलिसिस सेंटर चलाते हैं। उसके बाद और लोग आए, अरते अरते हर एक ने सोचा कि नहीं भाई, स्कूल, प्राइमरी स्कूल से लेके सेकेंडरी स्कूल तक, आज अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद शहर में 70 के करीब मुस्लिम रन स्कूलें हैं। ऐसा ही लोगों ने सूरत में भी किया, ऐसा ही लोगों ने बड़ौदा में किया, ऐसे ही लोगों ने राजकोट भावनगर में किया। तो आज मुसलमानों ने तय किया कि भाई हमें, और दूसरा कि भाई हम कारोबार में अपने आप को कैसे लगाएं आगे। आपको ताज्जुब होगा कि मुसलमानों का जो आबादी है गुजरात में वो 9% से थोड़ी ज़्यादा है जी, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है, एसएमई जो सेगमेंट है ना, उसमें 23% मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन है। मुसलमानों ने तय किया भाई जिसको हुकूमत करनी है करे, वो करे, हमें कोई मतलब हमें नहीं। कोई मतलब नहीं लेकिन है, क्योंकि हम देखिए आप कर ही नहीं सकते ना,
आप ना किसी को ला सकते हो ना आप किसी को बिठा सकते हो। अच्छा, बीजेपी को छोड़ दीजिए ना, वो जो दूसरी पार्टियां वो भी आपको कुछ गिनती नहीं है, तो फिर आप अपना मकाम कैसे पैदा करोगे? इस रास्ते से। और आज तालीम एक रास्ता है, तालीम और कारोबार में कैसे हम ज्यादा आगे आए, ठीक है। उसी के लिए मैंने फिर ये एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप की ये जो आप चला रहे हैं, चला रहा हूं, राइट। लेकिन सियासत से दूर रह करके भी तो नुकसान है ना। और देखा जाए अभी अगर आप देखें, मुस्लिम मुक्त जो है वो कैबिनेट हो गई है, ना कोई कैबिनेट में है ना कोई स्टेट मिनिस्टर है। तो अच्छा, मतलब अगर पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस पार्टी की हुकूमत है मरकज़ में, उसका एक भी मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा में नहीं है, तो सियासत से दूर रह करके भी भाई दूसरे लोग भी तो है ना, तो फिर मतलब सियासत में तो रहना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो रहना पड़ेगा। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप मुझे एक बात बताइए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी को छोड़ दीजिए, भाई जो पार्टी 50 साल तक आपकी वजह से हुकूमत में आई, जब 50-55 साल तक, यानी जहां पर वो अगर किसी मुर्दे को भी खड़ा कर देते वो जीत जाता, तब भी उन्होंने आपको आपका जो रिप्रेजेंटेशन है मुल्क में इतनी सीटें दी कभी? देखिए सर, मैंने बिल्कुल ठीक आपकी, एक मिनट आगे आइए। आसाम, बिहार और राजस्थान 3 ऐसे स्टेट है जहां पर जिस पार्टी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसने 3 अलग अलग वक्त में वजीर आला बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, चीफ मिनिस्टर बनाए, तो मौका तो दिया, ऐसा नहीं है। और उसने कभी भी वीजा हाथ में नहीं थमाया कि पाकिस्तान चले जाओ। और अगर ज्यादा टिकट नहीं दिए तो थोड़े तो दिए, लेकिन देखिए सर, उत्तर प्रदेश में गुजरात, एक मिनट आप छोड़ दीजिए ना, मैं गुजरात की आपको बात करता हूं जहां से मैं हूं। अरे जहां पर 18 या 17 या 18 टिकटें कांग्रेस पार्टी देती थी, ठीक है, और वो भी होते थे, मिनिस्टर भी होते थे, जो आप कह रहे हैं, हाँ, तो सरकार होते थे, नहीं थे, होते थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी ने 18 से उतार कर आपको 3 पे ले आए। अब वो 3 टिकटें देते हैं। दूसरा, 4 बीच मेरा ख्याल के इस बार 3 देते, नहीं 3 देते हैं, 3। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने 89 से एक भी मुसलमान को लोकसभा में टिकट नहीं दी, तो वो भी नहीं देते, तुम भी नहीं देते। एक मिनट, ये गुजरात की बात हुई। नहीं, ये तो गुजरात, तो अलग अलग, महाराष्ट्र, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश, अरे भाई महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश बताइए, अरे एक मिनट, राजस्थान बताइए। मैं नहीं, अब एक मिनट, मैं आपको आगे आता हूं। नहीं, एक मिनट, आपके एमएलए रबर स्टैंप रहेंगे, मिनिस्ट्री मिलती है आपको, जब आपके 78 मिनट, तो आपको यही चाहिए, ये तो बहुत आसान, यही चाहिए, आपको यही चाहिए कि भाई हाँ हमारे 29 एमपी हैं, 31 एमपी हैं। क्या हिंदुस्तान में कभी मुसलमान फाइनेंस मिनिस्टर बना? क्या मुसलमान कसम खाने के लिए एक होम मिनिस्टर बने, एक कसम खाने को एक मरतबा, और फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं सर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर बने। कौन बना? अबरार साहब राजस्थान के थे, सेंट्रल। एक बात मैं बोलूं, एक मिनथ, राजस्थान के नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक मिनट, सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट मिनिस्टर की हैसियत क्या है, वो उनसे बने ना। थरूर साहब क्या बोले थे? बने तो हैं वो यार, तो ऐसा ही चाहिए आपको। ऐसा नहीं है, नहीं, अगर आपको ऐसा ही चाहिए, गुलाम नबी आजाद थे, आपको ऐसा ही चाहिए, गुलाम नबी आजाद थे, वो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, नहीं, शकील अहमद को आपको ऐसे ही चाहिए, स्टेट होम मिनिस्टर बनाया, आपको ऐसे ही चाहिए, सईद साहब थे, उनको जो है वो जिस भी पार्टी अगर ने आपको बनाया, यही चाहिए, नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे, मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि जो गुलाम नबी आजाद हो लेकिन चले किसी की, सलमान खुर्शीद हो चले किसी की, हमको नहीं चाहिए ऐसे। हमको ऐसे मिनिस्टर नहीं तो चाहिए। कैसे चाहिए अगर सर? आपको ऐसे ही चाहिए, नहीं तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये आदमी, इसके अलावा कोई नहीं है, मुझे तो यही चाहिए। हमको ये अब इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि वो बोलते हैं ना, 2 दलित चाहिए, 3 शेड्यूल्ड ट्राइब के, 3 मुसलमान, बोले ये लगा दो। हमको ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए जो उस पार्टी का रबर स्टैंप हो, हमको नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, मतलब जो है फिर क्या, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि बीजेपी के अंदर जो मुस्लिम लीडर्स होते हैं, हालांकि पार्टी से आपका सीधा ताल्लुक नहीं है, लेकिन मोदी साहब के साथ जो आपकी नज़दीकियाँ हैं वो सारी दुनिया जानती है, और आप भी उससे इनकार नहीं करते कभी भी। ऐसा लोग कहते हैं, लोगों की शिकायत है मुसलमानों की ख़ास तौर से, कि जो मुस्लिम लीडरशिप है बीजेपी की, चाहे वो पार्टी में हो या फिर जो है वो उनको मिनिस्ट्री मिली हो, वजारत में हो, जब भी मौका आता है, मुसलमानों के ऊपर कोई परेशानी आती है, किसी मुसीबत में मुब्तला होते हैं, तो वो उनका सपोर्ट करने के बजाय, उनके हक में कुछ बोलने के बजाय या उनकी हौसला अफजाई करने के बजाय उल्टा उन्हीं को जो है वो कसूरवार ठहराने लगते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। ऐसा नहीं कि खामोश रहें, बल्कि उनके खिलाफ बोलते हैं। देखिए, मुझे आपकी बात का जवाब एक बीजेपी के सबसे बड़े लीडर ने कहा जी। बोले यार, हम लोग, हमारी मुसीबत क्या है कि हम बीजेपी में जो मुसलमानों को लाते हैं सलाम अलैकुम के लिए, लेकिन वो यहाँ आकर जय श्री राम करते हो जाते हैं। अरे भाई, उसके लिए हमारे पास हैं। तो ये जो बीजेपी में जो मुसलमान है, इनका काम क्या होना चाहिए? कुछ एक है वो, बीजेपी से मुसलमानों को करीब करें,
उसके बजाय बीजेपी से दूर करते हैं। मुझे याद है मेरा तालीम और तरबियत का प्रोग्राम चल रहा था, सुनिए जी जी बीजेपी के एक बहुत बड़े मुस्लिम थे जो शायद छत्तीसगढ़ के वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन या कुछ भी थे। हाँ। और वो जो स्टैंडर्ड जो आपने कहा वो शुरू हो गए। एजुकेशन मिनिस्टर HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब स्टेज पे थे। उन्होंने शुरू किया तो बोले भाई ये क्या बक रहे हैं यार, इनको बोला बंद हो जाओ। फिर वही जो मुसलमानों को बोलना जो एक स्टैंडर्ड है बीजेपी के मुसलमान, जो बीजेपी के मुसलमान है उनका जो जी जावड़ेकर साहब ने बोला यार अब तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मौलाना को बुलाया कि क्या है यार आप, बोले यही, बोले आपको इसलिए बुलाया है यहाँ पर कि आप मुसलमानों से करीब करो बीजेपी को, हाँ, उनकी बुराई मत करो। तो जावड़ेकर साहब ने उनको बंद करवा दिया। फिर मुझे कहने लगे बोले यही प्रॉब्लम है हमारा। तो अब वो क्या करें। एक चीज़ और है कि जब भी कोई इशू आता है, कोई मुद्दा आता है, हम आपसे बात करते हैं या दूसरे लोगों से बात करते हैं, वो मोटे तौर पर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो मतलब हर बात में मुसलमान ही कसूरवार कैसे है, मुसलमान की गलती कैसे है, मुसलमान ही गलत क्यों हुआ हर बार, ऐसे कैसे? देखिए कई मर्तबा बोलते हैं ना कि वो जो आपने मैंने ये नहीं कहा कि हम सियासत से मुंह मोड़ दें। हाँ। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने खाली इतना कहा कि अपनी प्रायोरिटी को बदल दें। हाँ, आंख और कान खुली रखें, कान खुले रखें, आंख खुली रखें, इसलिए कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे जो मैंने कहा अभी क्योंकि अभी तो आपको जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है वही टिकट नहीं देगी आपको। अब आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में भी जो इलेक्शन होगा 182 है। हाँ। उसमें से 3 मुसलमान क्या कर लेने वाले हैं, 5 मुसलमान क्या करेंगे? फिर भी देते हैं ना तो, सर, देखिए देते हैं। नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में नहीं, हाँ, सुनिए हाँ, इससे टिकट तो बाहर देते हैं ना। निकलना पड़ेगा। ठीक है, ये ना आपको अगर ये कि 5 मुसलमान हैं 20 मुसलमान हैं, अगर इससे आप खुश होते हो हाँ, तो फिर मैं समझता हूं हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। ठीक है। हमें नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या बोलता हूं जी। कि देखिए हम रिएक्ट होना छोड़ दें। वो बोलते हैं ना बहुत पेस बॉलर, बहुत डेनिस लिली बॉलिंग डालता था, सुनील गावस्कर क्या करते थे, जाने देते थे, वो थक के क्या हो जाता था। तो सुनील गावस्कर को कम्युनिटी को कैसे बनाया जाए, वो तरीके क्या हैं? वो तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि खामोशी जो है ना, वो खामोशी भी ठीक नहीं है ना। नहीं, मैं खामोशी नहीं कह रहा। देखिए अगर जुल्म हो रहा है, लिंचिंग हो रही है, हाँ भाई मैं ये कह रहा हूं कि अपनी एनर्जी और अपनी प्रायोरिटी को बदल दें। क्योंकि आइन तो आपको राइट देता है बोलने का, अपनी बात तो रखेंगे ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा खामोश मतलब हम अपनी प्रायोरिटी बदल दें। हम काबिलियत की बुनियाद पर, तालीम की बुनियाद पर अपने अंदर में काबिलियत पैदा करें, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ। आप देखिए जिस दिन आपके अंदर ये 2 चीजें पैदा हो गई ना, जो आपको बाहर रख रहे हैं ना अभी, या आपके घर पे लाइन लगाएंगे आपको ले जाने के लिए, इसलिए कि दुनिया में हर आदमी को काबिल चाहिए। काबिलियत और ईमानदारी और अमानतदारी, ये ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है। अगर आपके अंदर आ गया तो देखो फिर आप अपना मकाम बना लो। तो हमको अपने मकाम को बनाने के लिए हमको ड्राइंग बोर्ड पे जाने की जरूरत है। ठीक है, एक आखिरी सवाल यह है कि पीएम मोदी के साथ जो रिश्ते हैं आपके, उतार चढ़ाव के साथ, जैसे सेंसेक्स चलता है ना, शेयर मार्केट चलता है, वो अप्स डाउन्स चलते रहते हैं, तो वो सब चलता रहता है। ऐसा कहते हैं कि आजकल नहीं बन रही, फिर कहते हैं कि फिर बननी शुरू हो गई। ये जो रिश्ते हैं, ये आपके उनके रिश्ते क्या कहलाते हैं? देखिए ये बेचारे जो बोलते हैं ना, उनको मालूम नहीं है कि मेरा रिश्ता जो है ना उनसे बहुत पर्सनल है, सियासी रिश्ता है ही नहीं। वो कुछ बेचारे बोलते हैं अभी जफर साहब आउट है, तो मैं पूछता हूँ कि भाई इन कब था मैं कभी इन था भाई, मैं बीजेपी की उसमें तो कभी था ही नहीं, कभी भी। तो मैं आउट कैसे हुआ कि वो चांसलर आपको बनाया गया तो लगा लोगों को इन है हो गए। चांसलर तो वो भी है ना, मैंने इसलिए ले लिया कि भाई वो एक एजुकेशन की चीज थी और उसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यानी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो मेरे टेन्योर में जो एक मकाम पर पहुंची, तो बिल्कुल उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट का बड़ा जबरदस्त सपोर्ट था। तो मेरा ताल्लुक जो है उनसे वही है जो पहले था। बहुत बहुत शुक्रिया जफर सरेशवाला साहब, जैसे हमेशा ही अपनी बात को बड़ी ही बेबाकी से रखते हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि सियासत में ना उलझें, सियासत से दूर भले ही ना रहें लेकिन उलझे मत उसके अंदर, और तालीम के ऊपर फोकस करें। तालीम, तिजारत, वही एक रास्ता है तमाम मुसीबतों से, तमाम परेशानियों से बाहर निकलने का। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।